हेलो कॉमरेड्स, फ्रेंड्स। हाँ हाँ। आज पार्टी के बिहार राज्य समिति के फेसबुक पेज पे कॉमरेड विक्रम सिंह लाइव हैं। आगामी आंदोलन और खेत मजदूरों की हालत, सरकार की नीतियों और आंदोलन विषय पे अपनी बातों को रखेंगे। कॉमरेड प्लीज। धन्यवाद निशांत। जितने भी लोग अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम बिहार राज्य कमेटी के पेज से जुड़ सके हैं, उनका धन्यवाद। और बिहार स्टेट कमेटी का भी धन्यवाद, जो खेत मजदूर के मुद्दों पे बोलने के लिए उन्होंने यहाँ पे मौका दिया, विशेष तौर पे खेत मुद्दों को इंगित करने के लिए, उनके ऊपर चर्चा करने के लिए। और आज की डेट में क्या स्थिति है उनकी, मैं ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद कम्युनिस्ट पार्टी और खेत मजदूरों के संगठन को छोड़कर जितने भी हमारे नीति निर्धारक और जितने भी चिंता करने वाले हैं वर्तमान में कामगार वर्ग के लिए, मेरा वर्ग के लिए, उनकी शब्दावली में भी खेत मजदूर के मुद्दे वो रहते नहीं हैं। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये अवसर जब कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया है उसके ऊपर मुझे बोलने के लिए। मैं जब अपनी बात कर रहा हूं तो मैं आशा करता हूं कि जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं वो स्वस्थ होंगे, क्योंकि बिहार के अंदर पिछले कुछ समय से जो ग्रामीण इलाके के अंदर भी ये संक्रमण बढ़ा है, वो बहुत चिंता का विषय है। और मुझे ऐसा लगता है वो अपने आप में एक परिचायक भी है कि किस तरह से बिहार के अंदर हमारा जो राजतंत्र है, राज्य की सरकार है, वो पूरी तरह फेल्योर हुआ है उसका, इसको कंटेन करने के लिए। क्योंकि जो हमारे प्रवासी साथी जो अपना पूरा घर-बार छोड़कर शहरों के अंदर गए थे काम करने के लिए, सिर्फ आजीविका कमाने के लिए नहीं, वो चमकते-दमकते शहर बनाने के लिए, जिनके कंधे पर नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के ऊपर घूम पाए और चकमगाहट को, उस रोशनी को पूरे विश्व के अंदर बेच पाए। आज जब उन शहरों ने उनके भरण पोषण के लिए हाथ खड़े कर दिए कि वो उनका भरण पोषण नहीं कर सकते, वो जब तक काम था तब तक उनकी जरूरत थी, और जब उनको वापिस जाना पड़ा, उस वापसी की जो प्रक्रिया के अंदर दखल होना चाहिए था सरकार का, वो नदारद रहा। वो जो मानवता की त्रासदी थी उसके ऊपर पिछले 2 दिनों के अंदर आप लोग सुन रहे थे, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। लेकिन जो बीमारी के प्रबंधन के लिए भी जरूरी था, प्रॉपर क्वारंटाइन सेंटर होना, उनका प्रॉपर टेस्टिंग होना, ताकि ग्रामीण भारत के अंदर, ग्रामीण बिहार के अंदर ये संक्रमण ना पहुंचे। आप सोचिए ना कि मुंबई जैसे इलाके के अंदर जहां पर बिल्कुल लोग इकट्ठे रहते हैं, चारों तरफ हॉस्पिटल से घिरा है, पटना के अंदर, वहां पर इसको कंटेन करना, ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है। तो समस्तीपुर के अंदर, खगड़िया के अंदर, छपरा के अंदर, जब हमारे गांव के अंदर ये पहुंच जाएगा तो वहां पर इसका ट्रेस करना कितना मुश्किल होगा, जहां पर डॉक्टर वैसे भी नदारद रहता है। तो ये एक अतिरिक्त चिंता का विषय है जो सरकार के फेलियर को दिखाता है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग, जनता, मजदूर वर्ग, जो हम सामान्य तौर पर हमारा मध्य वर्ग बोलता है कि ये अनुशासनहीन होता है, शिक्षित नहीं है, जो भारत के अंदर अगर अनुशासन की बात है, अपने अनुभव से सीखने की बात है, तो जो मिडिल क्लास का आदमी अपने घर के अंदर बैठ के कोरोना से बचने के लिए जो चीजें करनी थी उसको तोड़ रहा था, वो शाम को घूमने के नाम के ऊपर तोड़ रहा था। हमारे मजदूर वर्ग ने, आम जनता ने बड़े ही अनुशासन के साथ इस समय के अंदर फॉलो किया है। सिर्फ अनुशासन के साथ बीमारी से नहीं लड़ा है, वो अपने मुद्दे जो उसके जीवन से जुड़े हैं उससे भी लड़ा है। ये एक अपने आप में सिग्निफाई करता है, करता है ये जो हमारा मजदूर वर्ग का अनुशासन है। दोस्तों, आज इसके ऊपर चर्चा करने के लिए मुझे बोला है खेत मजदूर की स्थिति। और बिहार विशेष तौर पर एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत सारे लोग खेत मजदूर हैं, और एक बड़ा हिस्सा, बड़ा तबका खेत मजदूरों का बिहार, यूपी जो पट्टी है इसके अंदर रहता है। पिछले कल और पिछले से पिछले कल तपन सेन और हनन मोल्ला ने विस्तार के ऊपर बताया कि किस तरह से जो वर्तमान के अंदर संगठित क्षेत्र के अंदर मजदूर है, असंगठित शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो मजदूर है, उसकी हालत भी बदतर हो गई है। और
हानंदा ने बताया कि किस तरह से किसान जो है उसकी फसल ये अप्रैल और मई के महीने के अंदर जो उसने फसल लानी थी, उसकी हार्वेस्टिंग और प्रोक्योरमेंट थी, उसको कितने बड़े स्तर पे प्रभावित किया जब सरकार बिल्कुल नदारद थी लॉकडाउन के नाम के ऊपर। तो आप इमेजिन कीजिए, जब किसान जो लड़ रहा है प्रकृति से, जो लड़ रहा है सरकारी पॉलिसी से अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार के सर्वाइवल के लिए, और उसके पास जमीन है, उसके पास कुछ है, दूर के पास सरकारी संरक्षण है लेबर लॉस के नाम पे, अब कितना बचेगा वो एक लड़ाई है। जब उनकी हालत इतनी खराब है तो ग्रामीण भारत के अंदर खेत मजदूर जिनकी पहचान ही अपने आप में नदारद है, जिनको जो आपकी सरकार की नीतियां हैं वो पहचानती ही नहीं है, पूरे भारत के अंदर उनके लिए कोई कानून नहीं है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की हालत खराब है, लेकिन वो बोल सकता है जो भी रजिस्टर्ड है कि मैं जो आपका निर्माण हूँ और मैं जो निर्माण का कल्याणकारी बोर्ड है उसके साथ अफिलेटेड हूँ, मैं उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए लड़ सकता है वो। पर खेत मजदूर के लिए भारत के स्तर के ऊपर और ज्यादातर 2-3 राज्यों को छोड़कर, केरल और त्रिपुरा, तमिलनाडु को छोड़कर अगर आप बात करेंगे तो कहीं भी कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे उनके जीवन के अंदर कुछ राहत मिले, उनकी काम की स्थितियां वो तय करता हो। और ऐसे दौरान जब संकट आया है, उस दौरान उनके जीवन को बचाने के लिए, उनके जीवन को चलाने के लिए कोई ऐसे प्रावधान हो। तो जब वहां पे सरकार नदारद है, कोई कानून नहीं है, तो हमारी कल्पना से परे है कि ग्रामीण भारत के अंदर जो खेत मजदूर है, जिसके पास पिछले 4 महीने के अंदर काम नहीं था, जिसके पास सरकार की तमाम घोषणाओं के बावजूद पीडीएस के अंदर राशन नहीं पहुंच पा रहा था, और कोई भी आर्थिक सहायता नहीं है, क्योंकि ना तो उसको किसान सम्मान योजना के ऊपर कोई पैसा मिल रही है, जमीन की मलकियत नहीं है उसके पास, ना ही उसको कोई और आर्थिक सहायता मिल रही है। तो आप सोचिए कि 4-5 महीने के अंदर बिना काम के, बिना सरकारी सहायता के अंदर वो किस हालत के अंदर होगा। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा भारत 50-100 साल पीछे चला गया है खेत मजदूर यूनियन की, अगर हम खेत मजदूर की अगर हम जो कल्याण राज्य हमने विकसित किया था पिछले 70 साल के अंदर, तमाम लड़ाइयों के संघर्षों के बावजूद, उस कल्याणकारी राज्य की जो भूमिका होनी चाहिए थी धरातल के ऊपर, वो वर्तमान के अंदर बिल्कुल मिसिंग है। क्योंकि जब अफरा तफरी के अंदर लॉकडाउन हम लोगों ने घोषित किया, हमारे प्रधानमंत्री अपने चिरपरिचित अंदाज में 8 बजे आए और उन्होंने शुरू से ही इस बीमारी को भी, इस संकट को भी, वैश्विक संकट को भी एक जो अपना पीआर, अपने व्यक्तित्व के प्रचार प्रसार के लिए उपयोग किया, और बिना तैयारी के, बिना पॉलिटिकल पार्टी से चर्चा किए, बिना स्टेक होल्डर से चर्चा किए, राज्यों की स्थिति को समझने की कोशिश के बिना जब लॉकडाउन कर दिया, और ये भी नहीं पता चला कि एमएनआरईजीए का काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो खेती बाड़ी, जो हमारी फसल तैयार थी उसको काटना है कि नहीं काटना है, वो क्लियरिटी भी नहीं थी। उस समय जो हमारा खेत मजदूर था, जो नवंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर, जनवरी के अंदर आस लगा के बैठा था कि ये जो फसल है इसकी जब उपज आएगी और उसका जो हार्वेस्टिंग का काम है वो उसे मिलेगा, तो वो अगले 6 महीने की अपनी रोजी सुनिश्चित कर लेगा। वो आस लगा के बैठा था कि अभी जो धान है उसको जो रोपाई का काम है उसके अंदर उसे काम मिलेगा और वो अगले 6 महीने सुरक्षित करेगा। बरसात के लिए भी वो कुछ पैसा अर्जित करके रखेगा, क्योंकि बरसात में हम जानते हैं जुलाई अगस्त में अभी जो दिन महीने चल रहे हैं उनमें काम कम होगा। वो 4 महीने उसके लॉकडाउन की भेंट चढ़ गई। उसके जो आय के संसाधन थे वो चले गए। वो फिर बोला खेती बाड़ी का काम कर सकते हैं, उसमें ज्यादा मशीनों को तरजीह दी गई, सरकार ने बार बार बोला भी, और इससे जब किसान प्रभावित हुआ तो मजदूर के प्रभाव हम हालत समझ सकते हैं। जो दूसरा मुख्य काम उसको मिलता था वो मिलता था एमएनआरईजीए के अंदर, वर्तमान के अंदर। पर एमएनआरईजीए के अंदर अगर हम इस बार देखेंगे, अगर पिछले अप्रैल और इस अप्रैल के बीच में देखेंगे तो अप्रैल महीने के अंदर ही केवल 8% पिछले वर्ष
अप्रैल 2019 के बनिस्बत केवल 8% काम एमएनआरईजी के अंदर हुआ है। और होता यह था कि अप्रैल, मई और जून के अंदर वर्ष भर के काम के लगभग 37% जो काम है वो इन महीनों में हो जाता था। तो एक बड़ा जो उसका आय का साधन था वो एमएनआरईजी, जो एक अधिकार है उसका काम करने का जो अधिकार है, वो सरकार की जो प्लानिंग नहीं थी, योजना नहीं थी इसको कैसे लागू करना है, उसके चलते वो भी प्रभावित हुआ और आय का संसाधन साधन उसका और पीछे चला गया। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जहां शहर के अंदर मजदूर की दयनीय हालत हमें टीवी पे दिख रही थी, क्योंकि दिल्ली से वो जब चल रहा था तो गाजियाबाद से, नोएडा से गुजर रहा था, वहां मीडिया हाउसेस के दफ्तर हैं, तो उनका कैमरा आसानी से पहुंच जाता है। पर बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, झारखंड के अंदर, जहां पर अधिकतर मीडिया हाउसेस के ब्यूरो भी नहीं है, वहां के गांव का जो खेत मजदूर है वो उसे खाना मिल पा रहा है, काम मिल पा रहा है, उसको टीवी पे दिखाने के लिए ना तो उनकी प्राथमिकता थी, ना तो फुर्सत थी और ना ही वो उसके लिए खर्च करना चाहते थे। तो ये जो 4 महीने हैं, ये 5 महीने जो अब हो चले हैं, ये खेत मजदूर के जीवन के बहुत ही मुश्किल महीने थे, जहाँ पर वो एक तरफ लड़ रहा था भूख से और अब ये भी लड़ रहा है कि भूख से लड़ने उसको काम की ज़रूरत है और काम करने के लिए किस तरह से अभी वो वायरस से भी बचेगा, क्योंकि वायरस भी हमने अपने गांव के अंदर पहुंचा दिया है। इस हालत के अंदर खेत मजदूर रह रहा है। तमाम आंकड़े अलग-अलग संस्थाएं बोल रहे हैं, पिछले 2 दिनों से आपके साथ शेयर कर रहे हैं लोग, मैं उस पे नहीं जाऊँगा कि ये जो 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं भारत के अंदर, ये सरकारी आंकड़े हैं। अब सरकार ने बोला है कि अब आंकड़े आएँगे ही नहीं। क्योंकि जो आंकड़े मोदी जी को असहज करें, वो नहीं आएँगे। वो बात अलग है कि कोरोना के संकट के अंदर जब हम सोच रहे थे कि कैसे भारत की जनता को बचाना है, कैसे भारत की आर्थिक को बचाना है, उस समय मोदी जी और मोदी जी की पार्टी सर्वे करवा रही थी कि मोदी जी की लोकप्रियता कितनी है भारत के अंदर। वो आंकड़े उनको चाहिए, जिसके तहत वो बताएँगे कि कितने लोकप्रिय हो गए हैं वो, पर ये नहीं बताएँगे कि कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। कितने लोग भूखे मर रहे हैं, ये सरकार ने भी तय कर दिया है। जब संयुक्त राष्ट्र ये बोल रहा है कि भारत के अंदर इस कोरोना संकट के चलते, लॉकडाउन के चलते, जो आर्थिक मंदी आई है उसके चलते 40 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी और भुखमरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये यूएन का एक आंकलन है और इस आंकलन को अगर आप देखेंगे तो 40 में से कम 12 से 14 करोड़ जो है वो खेत मजदूर है, उसका बड़ा हिस्सा प्रवासी मजदूर और खेत मजदूर। खेत मजदूर है जो गरीबी और गरीबी के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि ना तो उनके पास जमीन है, बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी उन तक नहीं पहुंचेंगी और वो और गुर्बत के अंदर जाते जाएंगे। ये स्थिति आज की हो गई है हमारे ग्रामीण भारत के अंदर। काम नहीं है और जब काम नहीं है तो साथ में आय का संसाधन नहीं है। आप देखेंगे तो जो उसको छोटा काम मिलता है, उसकी जो वेज है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब देखिए साहब, जो संकट है, ये संकट अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग है। सरकार बोल रही है संकट को अवसर में तब्दील करना है। जब भारत की आर्थिकी कमजोर होती जा रही है, तो उस समय ही हमारे अंबानी साहब विश्व के 8 जो सबसे अमीर हैं, उनके अंदर जाते जा रहे हैं। जब पूरे भारत के अंदर मंदी है, तो उनकी जियो कंपनी के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट वो बढ़ रहा है। पर खेत मजदूर के लिए ये जो संकट है, वो दिखता है कि जो उसको दिहाड़ी मिलती थी, उसके अंदर भी कटौती हो रही है। और वो कैसे हो रही है? वो 2 तरह से उस पे गाज गिर रही है। एक तो जैसे आपके बिहार के अंदर बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर थे वो बाहर गए थे। वो माइग्रेंट वर्कर जब वापिस आए हैं गांव के अंदर, तो एक ही काम के लिए जो वर्क फोर्स है, काम करने वाले लोग हैं, वो बढ़े हैं। जब वो बढ़ते हैं तो जो मजदूर की बार्गेनिंग पावर है वो कम होती है।
और वो जहां पर उसको 200 रुपए दिहाड़ी, 250 रुपए दिहाड़ी मिलती थी, अब लोग 200 पे जाने के लिए भी तैयार हो रहे हैं, 150 रुपए पे भी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट भरी पड़ी हैं। छोटे हिंदी अखबार, कोई अंग्रेजी अखबार इसके ऊपर बोल रहा है। वो ठीक है, चौधरी साहब तो उनको फुर्सत चाइना से नहीं है, उनको फुर्सत सुशांत राजपूत की अभी इन्वेस्टिगेशन में वो लगे हैं जी न्यूज वाले, वो तो नहीं दिखाएंगे। कुछ कुछ अखबार वो दिखा रहे हैं जहां पर उनके काम के एवज के अंदर उनको कम मजदूरी मिल रही है। एक, अब बहुत सारे साथी, मैं जब बिहार के साथियों से बात कर रहा था कि चलो हमारी तो कम होगी, पर जब हम जाते थे हरियाणा के अंदर, हम जाते थे, हम तो वापिस आ गए, उसको शायद ज्यादा मिल रही। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये भी नहीं हो रहा है। खेत मजदूर दोनों जगह पर उसको नुकसान हो रहा है। बिहार के साथ ही, क्योंकि वहां पर लोगों को, काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, इसलिए उनको कम मिलेगी। लेकिन पंजाब और हरियाणा के हमारे जो साथी हैं जिनको लग रहा था कि अभी जो धान की रोपाई का प्रति एकड़ उनको 3,000 मिल जाएगा या फिर 200 रुपया बढ़ के मिल जाएगा, तो वहां आप देखिए कि ये जो बड़ा सरमाएदार किसान है, जो बड़ा किसान है, जिसको आप अमीर किसान बोलते हैं, जिसके पास सैकड़ों एकड़ की जमीन, बादल जैसे जो बड़ा जमींदार है, वो बहुत अपना जो सत्ता का प्रयोग करते हुए बिल्कुल अमानवीय तरीके से व्यवहार करता है। और हमने क्या देखा कि पंजाब के 6-7 जिला से, बठिंडा से लेके आपके मानसा तक, बठिंडा से लेके संगरूर तक, वहां पर, और हरियाणा के 4-5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिसार, फतेहाबाद, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर उन्होंने क्या किया कि पंचायत, जहां पर पंचायत के प्रधान उनके हैं, उनके जरिए वहां पर नोटिस निकलवाए खेत मजदूर से बिना बात किए कि प्रति एकड़ के ऊपर खेत मजदूर को, उदाहरण के लिए, 3,000 रुपये प्रति एकड़ ही धान की रोपाई करनी पड़ेगी। वो किसान को बाध्यकारी कर दिया कि सारे किसान उस पंचायत के इतने हिट पर, उस अगर कोई किसान ज्यादा पैसा देता है उसको 21,000, 20,000, 50,000 जुर्माने प्रावधान किया गया अलग अलग पंचायतों के अंदर, अलग अलग। और अगर खेत मजदूर उस पे काम ना करके अगर किसी दूसरी पंचायत में काम करने जाते हैं तो उनका समाज, इतना ही नहीं, देखिए लाभ है उसको कमाने के लिए किस हद तक चले जाते हैं। अगर कोई किसान कोई एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है मजदूर को, इसकी सूचना देने के लिए इनाम तक रखे गए, अगर इसकी कोई सूचना देता है। तो ये एक अलग तरह का संकट जो हमारे ग्रामीण भारत के अंदर, कहाँ तो इस समय मजदूर और किसान की एकता की जरूरत थी कि जो मजदूर है वो किसान के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई के लिए खड़ा होता, ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंदर जो उसकी अपना दाम है उसकी मेहनत का, वो भी उसके अंदर शामिल होता है। अगर उसको मजदूर, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता तो मजदूर को भी उसकी उचित दिहाड़ी मिलती। वहां पर किसान और मजदूर को, धनी किसान, ये तो छोटे किसान के वश का काम नहीं है, ये सीमांत किसान के वश का काम नहीं है, वो जो बड़ा लैंडलॉर्ड है, और अब मानो पंचायतों को देख रहा था, वहां पर ज्यादातर ये भाजपा के चुने हुए नुमाइंदे हैं, और कंस्टिट्यूंसी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो दलित लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, क्योंकि मजदूर के अंदर तो ज्यादा वंचित तबके के लोग हैं। तो ये अलग तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे सामाजिक सौहार्द को भी बिगाड़ेगा, वहां पर कर दिया। पंजाब के अंदर तो वहां गुरुद्वाराओं से अनाउंस करना और वहां पे लागू करने की तरफ भी गए। वो ठीक है, वहां पर हमारा संगठन है खेत मजदूरों का, उनने वहां पे लड़ाई लड़ी, वहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी गए कि ये तो बंधुआ मजदूरों की तरह इनको ट्रीट कर रहे हैं आप, उनसे उनकी राय भी नहीं ले रहे हैं। और ये फतवा जारी करना मतलब कि अपने आप में बंधुआ मजदूरी है, बार्गेन का जो उनका हक है उससे दूर लेके जा रहे हैं। फिर वो थोड़ा वापिस हुआ, पर मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि बिहार के अंदर ज्यादा लोग हैं इसलिए मजदूरी कम, पर वहां कम मजदूर हैं इसके बाद भी वो जो आपका जिसको आप बोलते हैं सामंती गठजोड़ है जो, उसके चलते उनकी मजदूरी कम। तो ये तो मजदूरी का मसला है जो शोषण से जुड़ा हुआ सीधा एक बड़े स्तर देखने को मिल रहा है पूरे भारत के अंदर इस समय। काम नहीं है,
अगर काम है उसकी मजदूरी का दाम पूरा नहीं मिल रहा है। अभी जो हमारे प्रवासी मजदूर वापिस आए हैं, उनके लिए काम कहाँ से आएगा? उनका जीवन यापन कैसा होगा? वो अपनी मर्जी से वापिस नहीं आए हैं। अगर गांव के अंदर काम होता तो वो जाते ही क्यों? बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद, बड़े पैदल चलने के बाद, भयंकर मुश्किलों का सामना करने के बाद अगर मैं अपने गांव के अंदर पहुंच गया हूं, तो मेरे सामने ये एक्सप्रेशन वही है कि मैं जिंदा कैसे रहूंगा? काम कहाँ से आएगा? अगर मैं जिंदा रह पाता अपने काम के अंदर, तो मैं जाता ही क्यों? अब खबरें आ रही हैं कि कुछ-कुछ ठेकेदार ज़्यादा पैसा का लालच देकर भी उनको लेके आ रहे हैं। और आप देखिए शहर के अंदर जिनको ला रहे हैं, उनके लिए भी काम नहीं है और उनको कहाँ रखेंगे? कैसे रखेंगे? क्योंकि लोगों के पास तो खरीदने की ताकत नहीं है, जो कल बार-बार वक्ता यहाँ पे बात उनको जोड़ रहे थे। तो वो संकट ग्रामीण भारत के अंदर और ज़्यादा उभर कर सामने आ रहा है। और उस हालत के अंदर जब हमारी सरकार ये बोल रही है कि हम विश्व के अंदर सबसे बड़ी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं। सरकार ये बोलती है कि हम 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। सरकारी आंकड़े ये बोलते हैं कि केवल 60 करोड़ तक पहुंचा पा रहे हैं। जो 80 उनका टारगेट है, 130 में से 80 करोड़ जो हैं, वो बोलते हैं उनको पहुंचा रहे हैं। पर जब वो आंकड़ा लेकर आते हैं, कॉन्क्रीट उन्हीं के आंकड़े हैं, तो ऐसा सामने आता है कि केवल 60 करोड़ तक पहुंच रहा है। ये जो 20 करोड़ हैं, जो लाभान्वित होने चाहिए, उन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है। अभी तो बहुत सारे शोध आए हैं, फाउंडेशन फॉर एग्रीरियन स्टडीज, जो आपका अलग-अलग गैर सरकारी बताया, ये जो लाभ है, जो धरातल के ऊपर पहुंचा है, ये 50% तक लोगों तक नहीं पहुंचा। ये जो मुफ्त राशन की बात कर रहे हैं और जो 10 किलो और 5 आपके 10 किलो राशन की और दाल की बात कर रहे हैं, तो लोगों को मिल नहीं रहा है। कारण क्या है? कारण ये है आपका राशन कार्ड। कारण वहां पर है आधार। अब इस बरसात के अंदर जब 30% से ज्यादा भारत के अंदर बरसात के चलते लाइट नहीं होगी, वहां पर इंटरनेट कहाँ से आएगा? वो कौन से बायोमेट्रिक हमारे वहां पे पहचान करेंगे और कैसे राशन मिलेगा? मजदूर लगातार बोल रहे हैं, किसान लगातार बोल रहे हैं कि इस समय भी अगर कागज के टुकड़े के कारण आप महरूम करेंगे जनता को राशन के लिए, भोजन के लिए, और भी उस समय जब आपके पास जरूरत से दोगुना राशन पड़ा है आपके गोदाम के अंदर, तो वो इंसान नहीं हो सकता जो ऐसी नीति बना रहा है। क्योंकि इंसानी समझ तो यही बनती है कि राशन है तो जनता तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए कागज का टुकड़ा जरूरी नहीं है। भूख से ज्यादा महत्वपूर्ण राशन कार्ड नहीं है, वो आपका अंगूठे का जो निशान है वो नहीं है। इसलिए हम बोल रहे थे कि आम जनता तक राशन पहुंचना चाहिए और बिना राशन कार्ड की बाध्यता के पहुंचना चाहिए। अब अब देखिए हमारी सरकार आगे की बोलती है कि हम वन नेशन वन राशन कार्ड लेके आएंगे। वो जब आएगा तब आएगा, पर उसके लिए मेरी भूख इंतजार नहीं करेगी ना कि हमारे मोदी जी तो मेरे को एक नया शगुफा देंगे। भाई तब देंगे तब तो आपके पास राशन भी बचेगा कि नहीं बचेगा, जो आप लोग नीति ला रहे हैं। खैर, तो ये हालत है कि पैसा नहीं है, राशन नहीं है। और जब पैसा नहीं है, जब राशन नहीं है, तो हम घर के अंदर कैद हैं, घर में हैं, और वहां पर बीमारियां, ऊपर से बरसात है। तो जो हमारी छोटी-छोटी बीमारियां थी, वो आज की डेट में अपने आप में बहुत विकराल रूप उन्होंने ले लिया है। ग्रामीण भारत कुछ डॉक्टर मिलते थे, जो नीचे पीएचसी कुछ डॉक्टर मिलते थे, उनकी जिम्मेवारी तो हमने कोरोना के नाम पे लगा दी। 1.5-2 महीने तक हमने ओपीडी भी बंद रखा। अब छोटा-मोटा ओपीडी चल रहा है, पर कोई डॉक्टर किसी का गला नहीं देख रहा है, कोई डॉक्टर किसी के चेहरे के पास नहीं जा रहा है, वो टच तक करने के लिए आपको तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पर आप बोल रहे हैं कि हम पीपी किट्स निर्यात करेंगे, पर अपने डॉक्टरों को तो पीपी किट्स नहीं मिल रही है। दिल्ली के अंदर अभी पिछले कल एक डॉक्टर, 34 वर्षीय डॉक्टर की कोरोना के संक्रमण के कारण मौत हुई है। तो ग्रामीण भारत के अंदर तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते डॉक्टर और पीपी किट की। तो जो हमारी छोटी-छोटी बीमारियां थी, वो बहुत बड़ी बीमारियां दिख रही हैं, क्योंकि उनका ध्यान रखने के लिए, इलाज करने के लिए कोई नहीं है। और बिहार के अंदर तो हम देख रहे हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी केयर करने के लिए भी कोई नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और अंत में हॉस्पिटल के गेट के बाहर गर्भवती महिलाओं को
आपको जो है डिलीवरी करनी पड़ रही है बच्चों की। ये प्रकृति ने नहीं किया है। ये कोरोना का संकट नहीं है, ये मानव निर्मित संकट है। ये हमारी नीति का संकट है। जब पिछले 20 साल के अंदर हमने सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी डॉक्टर, सारी दवाई खत्म कर दी, तो मेदांता और मैक्स तो मेरे गांव के अंदर आएगा नहीं, और अगर आएगा वो तो मेरे कपड़े दिखाकर ही, देखकर ही वो गेट के बाहर रखेगा। ये मानव निर्मित संकट है जो ग्रामीण भारत के अंदर हमारे खेत मजदूर और कृषि मजदूरों के जीवन को बहुत बुरी तरह ग्रसित कर रहा है। अभी यूनाइटेड नेशन बोल रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोल रहा है कि भारत जैसे देश के अंदर वो जो टीकाकरण था ये उससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है पिछले 4-5 महीनों के अंदर, और अंदर परिणाम होंगे। शिक्षा की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। खेत मजदूर जो खेत के अंदर काम करता है, जो मनरेगा के अंदर काम करता है, जिसके पास फोन के नाम के ऊपर आज भी ट्रेडिशनल फोन है, टच स्क्रीन का फोन तक नहीं है, उसके बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे, उसके बच्चे ऑनलाइन परीक्षा देंगे। ये अगर कल्पना भारत के प्रधानमंत्री और भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री करते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि उन्होंने भारत को पहचाना ही नहीं है। अहमदाबाद, बड़ौदा, दिल्ली, मुंबई भारत नहीं है, भारत छपरा है, भारत सहरसा है, भारत चंपारण है, भारत खगड़िया है। यहाँ पर पहले तो जो आपका मोबाइल फोन टच स्क्रीन है वही उपलब्ध नहीं है, अगर वो भी है तो नेटवर्क की हालत देखिए ना। कौन सी पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई, कैसी पढ़ाई हो पाएगी? तो एक क्लियर डिवाइड हो गया है। जो हमारा खेत मजदूर का, जो मनरेगा के अंदर दिहाड़ी लगा के मजदूर सोचता था कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा और ये बच्चा पढ़कर भी मेरी गुर्बत को मुझे उससे बाहर निकालेगा, वो इन 4 महीनों के अंदर उसका जो सपना था वो बहुत कमजोर हो गया है, वो बहुत धूमिल पड़ गया है। जब पटना या दिल्ली के अंदर वो टीचर क्लासरूम के अंदर नोट्स भेज रहा है, पीपीटी भेज रहा है, कुछ क्लास भेज रहा है, उसको फोन के अंदर वो बच्चा देख पा रहा है, पर ग्रामीण भारत के अंदर जो खेत मजदूर है उसका बच्चा तो उससे महरूम हो जा रहा है, वो पीछे छूट गया है उससे। और ये सिर्फ यही तक नहीं है, ये एक नीति के अंदर भी परिवर्तन आ जाएगा आने वाले समय के अंदर। जीवन बदलता है, लेकिन जिस तरह से हमारा जीवन भविष्य के अंदर एक आशा थी अच्छा होने का, शिक्षा से भी हम महरूम होते जा रहे हैं, ये हमारी सरकार की नीति के चलते। और इस जब भी कोई आर्थिक संकट होता है, वो आर्थिक संकट तक सीमित नहीं रहता है, उसका सामाजिक प्रभाव भी होता है। तो हम देख रहे हैं सामाजिक प्रभाव। मैं बोल रहा था किसान और मजदूर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो उनके बीच का टकराव है, वो कैसे बढ़ रहा है, वो बढ़ाया जा रहा है जानबूझकर एकता तोड़ने के लिए। पूरे भारत के अंदर खबर आ रही है हर रोज कि कैसे दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, कैसे दलित ने अगर गाड़ी को टच कर दिया तो कैसे उसके ऊपर हमला हुआ है, कैसे उनकी पिटाई हुई है। अभी पिछले 4-5 दिन की अगर घटनाएं देखेंगे आप, दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर ज्यादा हमले बढ़े हैं ये इस लॉकडाउन के दौरान, इस संकट के चलते। तो हमारा जो सामाजिक ताना बाना था उसके ऊपर भी इन आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ रहा है। जो विषमता जब बढ़ती है, जब सौहार्दता कम होती है, जब गुर्बत बढ़ती है, सामाजिक तौर पर जो आज की देख रहे हैं, ये तो हुई परिस्थिति। इस परिस्थिति के अंदर ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी वो सरकार की नीति, वो नीति किस दिशा की तरफ है, किस तरफ है, वो हमें समझना बड़ा जरूरी है। अगर तो आप पर तो ऐसा बोल रहे हैं कि मोदी जी खिला रहे हैं 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, खाना खिला रहे हैं। उसमें ये हमें बताया जा रहा है कि मोदी जी पूरे देश के लिए, ग्रामीण भारत के अंदर गरीबों के लिए काम दे रहे हैं। उसमें यह बताया जा रहा है कि 50,000 करोड़ की नई स्कीम लेकर आए हैं प्रवासी मजदूरों के लिए। उसमें यह बताया जा रहा है कि एक 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है जो विश्व के अंदर सबसे बड़ा है। और
निर्मला सीतारमन 5 दिन टीवी पर आके जैसे छोड़ बता रहे थे कि उसमें पैकेज के अंदर क्या-क्या है। कोई भी एक इंसान तो सिर्फ चेहरा पढ़ सकता है, उसको आर्थिकी का पता नहीं है। अगर वो निर्मला सीतारमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे होते, तो वो समझ पाते कि हमारे वित्त मंत्री को कितनी परेशानी हो रही है, उसके अंदर ये बताने के लिए कि उस जो आर्थिक पैकेज है, उसके अंदर नई चीज़ क्या है। आपने जो बजट की घोषणाएँ थी, जो पुरानी स्कीम्स थी, उन्हीं को दोबारा नाम लेना पड़ रहा है आपको, बार-बार नाम लेना पड़ रहा है आपको, तो वो पता चल जाता है कि नया उसके अंदर कुछ नहीं है। हाँ, कुछ शब्द नए जोड़ दिए हैं उसके अंदर। तो इसी संकट से बाहर निकलने का वो रास्ता हमें दिख नहीं रहा है। हमारी सरकार जो अफ़सर है, उस अफ़सर को जो हमारा सिस्टम ढह गया था, उसको ठीक करने के लिए भी उपयोग कर सकती थी। इसका उपयोग आम जनता को राहत देने के लिए भी कर सकती थी, पर वो उसके अंदर नाकामयाब हुई है। मैं 2 उदाहरण के साथ बताने की कोशिश करूँगा। आम इंसान को काम नहीं मिल रहा है ग्रामीण भारत के अंदर, ये तो उसकी एक व्यक्तिगत समस्या है। पर ये समस्या जुड़ी हुई है हमारे देश की आर्थिकी के साथ भी। क्योंकि अगर उसको काम नहीं होगा, अगर उसकी जेब के अंदर पैसा नहीं होगा, तो वो खरीद नहीं पाएगा। वो बिस्किट से लेके, कपड़ों से लेके, साइकिल से लेके, बच्चों की किताबें, ये सब चीज़ें नहीं खरीद पाएगा। जब वो खरीद नहीं पाएगा, तो हमारे शहर के अंदर जो फैक्ट्री चलती है, वो फैक्ट्री बंद रहेगी और वहाँ पे मज़दूरों को भी काम नहीं मिलेगा। जब काम नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब फिर उनके पास पैसा नहीं होगा और वो और सामान नहीं खरीद पाएँगे, जो हमारी फैक्ट्री को और संकट की तरफ लेके जाएगा, जिसको आप बोलते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, डूब रही थी लॉकडाउन से पहले। तो अब तो मोदी जी बोल रहे हैं कि वो डूब नहीं रही थी, वो बहुत अच्छी किश्ती बह रही थी। ये तो लॉकडाउन जैसा एक उसके ऊपर हिमखंड उसके ऊपर गिर गया, इसलिए वो डूब गई। वो हमें गलत बता रहे हैं वो। बेसिकली वो पहले से ही सुराग थे उसके अंदर, पहले से ही डूब रही थी। एक हल्का-सा झटका लगा, वो डूब गई वो। अब तो पनडुब्बी की तरह वो नीचे की तरफ ही जा रही है। उसको अगर आपने रिवाइव करना है कि जो निर्मला सीतारमन जी बोल रही थी कि ये लोन, वो लोन, तीसरा लोन, अरे लोन तो तब लेंगे ना जब उनके उत्पाद बिकने के लिए तैयार होंगे। उससे आर्थिकी वापस नहीं आती है। आर्थिकी वापस आती है लोगों की जो कैपेसिटी है खरीदने की उससे और उसके लिए काम, उसके लिए चाहिए लोगों की जेब के अंदर पैसा और काम जो बोलेंगे ग्रामीण भारत के अंदर जनता के बलिदानों से, जनता की लड़ाई से यूपीए 1 की कोई इच्छा नहीं थी। वहाँ पर लाल झंडा मजबूती के साथ खड़ा था, तो मजबूर किया इस बात के लिए कि आपको काम का अधिकार देना पड़ेगा और वो काम का अधिकार दिया एमएनआरईजीए जो आज की डेट के अंदर हमारा मानना है कि ग्रामीण भारत के अंदर एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है, ना केवल लोगों को रोजगार देने के लिए, ना केवल लोगों की जेब के अंदर पैसा डालने के लिए, परंतु वो इस आर्थिकी के रिवाइवल के लिए एक बड़ा साधन हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार की जो समझ है, वो उससे अलग है। बोलने एक बड़ी घोषणा उन लोगों ने की है कि मनरेगा के लिए, एमएनआरईजी के लिए 40,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि अ, इकोनॉमिक पैकेज के तहत दी है। अब ये जो 40,000 करोड़ है, ये आम जनता को समझ नहीं आता है, हमें भी समझ नहीं आता है। पता नहीं चलता कि 40,000 करोड़ के अंदर कितनी बिंदियाँ होंगी, कितने सिफर होंगे। तो जब टेलीविज़न के ऊपर बोला जाता है कि 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा के अंदर दे दिए, तो लोगों को लगता है कि बहुत सारा पैसा दे दिया है, तो सबके पास पहुँच जाएगा। हम तो 100 करोड़ है। साधारण भाषा में बोलते हैं हम तो 100 करोड़ हैं, तो 40,000 करोड़ हैं ये तो, सबके पास पहुँच जाएँगे। पर ऐसा होता नहीं। ये जो 130 करोड़ भारत के अंदर जो जनसंख्या है, उसके अंदर आप अगर आप देखेंगे तो जिसको जॉब कार्ड होल्डर मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, काम कर सकते हैं, जॉब कार्ड होल्डर हैं, वो 13 करोड़ के आसपास भारत के अंदर है, जिन्होंने मनरेगा के अंदर जो जॉब कार्ड क्योंकि एक परिवार के एक ही आदमी को 100 दिन का रोजगार मिलना है। अब पता नहीं वो शायद अपना ही पेट पालेगा, परिवार का नहीं पालेगा, ऐसा सरकार का मानना हो सकता है। चलो, अगर उसको भी आप लेके चलें, तो 13
करोड़ के आसपास, 13 करोड़ 74 लाख के आसपास जो जॉब कार्ड हैं भारत के अंदर, उनमें से 7.5 करोड़ 7 करोड़ 66 लाख के आसपास जो है एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर है, मतलब कि जो पिछले 1 साल के अंदर कम से कम एक दिन उन्होंने, अगर भी जो हैं जो काम करते हैं, अगर इनको अपने 100 दिन देना है, साल की जो सबसे कम घोषणा है 202 दिहाड़ी के ऊपर अगर आपने देना है, तो हमें कितने चाहिए? हमें चाहिए 1,53,350 करोड़ रुपए। 1,53,350 करोड़ रुपए हमें चाहिए 1 साल के लिए। और हमारी सरकार ने कितना दिया? 61,000 पहले, 40,000 अभी, 9,500 पिछली देनदारियां थी, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए। दोनों अगर पिछला बजट और 40,000 डाल दें वो बनता है। अगर आप ये देखें कि संकट का दौर है, हमारी निर्मला सीतारमण ने बोला कि जो प्रवासी मजदूर वापस जा रहा है उसको भी हमने मनरेगा के अंदर काम देना है, तो फिर ये 7.5 करोड़ नहीं होंगे, ये तो बहुत बढ़ जाएंगे। और 100 दिन के रोजगार से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बाकी काम कोई नहीं है। तो अगर आप इसी को, अगर आपने देना है जो सारे जॉब कार्ड होल्डर हैं 13 करोड़ के आसपास, उसके लिए आपको चाहिए 2,87,000 2,80,000 करोड़ के आसपास आपको चाहिए पैसा। इसमें प्रवासी मजदूर जो वापस गया है वो नहीं है, सिर्फ यही। पर जब आप मनरेगा के अंदर काम करते हैं तो ये तो है सिर्फ दिहाड़ी, और बाकी जो उसके खर्चे लगते हैं उसके प्रबंधन के, मटेरियल के, अगर उसको आप जोड़ दें तो उसका एक दिहाड़ी का एक दिन का खर्च आता है एक आदमी के ऊपर लगभग 310 रुपए सरकार के अनुसार। 310 रुपए, ये जो अलग अलग जो आपके प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के अंदर काउंट करते हैं, उसके हिसाब से हमें चाहिए अभी तक प्रवासी मजदूर जितने हैं लोग 13 करोड़ के आसपास, उनके लिए चाहिए हमें 4,26,000 करोड़ के आसपास। दिया कितना है? 1 लाख। ये है बड़ा समझने की जरूरत कि जितने की जरूरत है 1/4 का भी हमने नहीं दिया है। और पूरे मीडिया के अंदर आप बोलेंगे कि हमने 40,000 करोड़ दे दिया, 40,000 करोड़ दे दिया, उसको मिलाकर 40 को मिलाकर 1 लाख हो जाता है, और हमें चाहिए 4 लाख के आसपास। मतलब कि आपके बच्चे को खाने के लिए 100 रुपया चाहिए, आप उसको 25 दे रहे हैं, सिर्फ 25 रुपए दे रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि मैंने तो अपने परिवार के लिए 25 रुपए दे दिए, 25 रुपए दे दिए, 25 रुपए दे दिए, और ऐसा लग रहा है कि ये 25 रुपए बहुत बड़े हैं, पर हमें ये नहीं बता रहे कि हमें चाहिए कितने? 100 रुपीज चाहिए। वो हालत भारत के अंदर है एमएनआरईजी के लिए। और ये एमएनआरईजी की बात नहीं है, ये सरकार की समझ की बात है कि सरकार किस तरह से ग्रामीण भारत को देख रही है, जो खेत मजदूर है उसको देख रही है, उसकी समस्या को कैसे समझ रही है और कैसे उसके ऊपर काम कर रही है। वर्तमान में ये आशा की जा रही थी कि सरकार जो शहर के अंदर लोग हैं उनके लिए भी एमएनआरईजी जैसे कोई स्कीम लेके आएंगे जहां पर उनको काम मिलेगा। पर सरकार क्या बोल रही है कि जो मझोले उद्योग हैं, एमएसएमई जिनको बोलते हैं हम, मध्य वर्गीय मझोले जो उद्योग है, उनके मजदूरों को वेतन देने के लिए मनरेगा का पैसा वहां पे देना चाहिए। ये आपकी पार्लियामेंटेरियन की एक ग्रुप का प्रपोजल है। ग्रामीण भारत के अंदर जितना पैसा चाहिए आप उसका 1/4 दे रहे हैं मनरेगा के लिए, पर बोल रहे हैं उसमें से भी मझोले उद्योग के जो मजदूर हैं उनके वेतन के लिए देना चाहिए, उनकी मदद करने के लिए। हम ये बोलते हैं, कल तपन दा ने भी बोला कि जो अब मझोले उद्योग हैं उनको सहायता की जरूरत है, उनकी मदद सरकार को करनी चाहिए। पर क्या वो हमारा जो खेत मजदूर है उसके बच्चे का निवाला छील कर आप दूसरे मजदूर को देंगे? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि एक का निवाला छीन कर आप दूसरों को दे दे। दोनों को देना है, उसके लिए अतिरिक्त पैसा चाहिए, अतिरिक्त मनी चाहिए उसके लिए। वो करने की जरूरत थी, लेकिन सरकार वो करने की तैयारी नहीं कर सकती है। अब जो सरकार बेसिकली कर क्या रही है, वो सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो बहुत काम कर रही है। लेकिन अगर आप जनता के पास जाएंगे और उसकी हालत समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कुछ धरातल पे हो नहीं रहा है। हाँ, आपके नीतीश बाबू
और मोदी जी चुनाव की तैयारियां जरूर कर रहे हैं। उनको मजदूर है जिसका एक बड़ा हिस्सा प्रवासी मजदूर के माइग्रेट करता है शहरों के अंदर, एक गांव से दूसरे गांव के अंदर, बिहार से पंजाब हरियाणा के अंदर। ये जो उन्होंने लॉकडाउन के 3 महीने झेले हैं, अगर उनको अभी वोट देने का मौका मिलेगा तो वो तो ना नीतीश को देंगे ना मोदी को देंगे, चाहे कहीं भी डाल दें, इन लोगों को कोई वोट नहीं देंगे। और ना ही भाजपा के कार्यकर्ता वो आम जनता के अंदर प्रति जा पा रहे हैं चुनाव के लिए, या वैसे भी जा पा रहे हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूरों का जो दर्द है वो लोगों के जहन के अंदर अभी बहुत नया है, ताजा है। तो इसलिए उसको दूर करने के लिए और बिहार के चुनाव की तैयारियों के लिए एक बड़ी स्कीम, सो कॉल्ड, जैसे वो भी स्कीम है, आपके सरकार ने घोषणा की 6 राज्यों के अंदर, और उसमें से आपका बिहार भी शामिल है। बिहार के बहुत सारे जिले इसके अंदर शामिल हैं। और वो क्या है? वो गरीब कल्याण रोजगार अभियान। और उसमें भी भाजपा के प्रवक्ता टीवी पे आके बार बार बोल रहे थे कि 50,000 करोड़ की ये स्कीम है, बहुत बड़ी स्कीम है, प्रवासी मजदूरों के लिए हमने शुरू की है। और अगर आप इसकी चर्चा करेंगे, देखेंगे, पहले तो अभी तक मिला नहीं है। और इसके अंदर है क्या कि देश के 116 जिले जहां पर 25,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर वापिस आए हैं, उनको एक मुश्त एक बार के लिए 125 दिन का रोजगार मिलेगा। पर जब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें नया कुछ है ही नहीं। ये क्या है? पहले से जो 25 स्कीमें थी, अलग अलग स्कीमें थी, उनको इकट्ठा करके एक नया नाम दे दिया है, जो 12 मंत्रालयों के द्वारा चलाई जाती थी। बस सिर्फ उनको इकट्ठा कर दिया है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। अलग मजदूर बहुत कम आंकड़ा है बहुत सारे, पर चलो सरकारी के आंकड़े के अनुसार 88 लाख के मजदूर जो हैं वो वापिस गए हैं अपने घरों के अंदर। अगर 50,000 करोड़ को इसके साथ हम देखें तुलना में, तो एक मजदूर के हिस्से के अंदर लगभग 56-57 रुपए आते हैं। अब पता नहीं 56-57 रुपए से उस मजदूर के जीवन के अंदर क्या बड़ा प्रभाव ये आपका जो गरीब कल्याण रोजगार योजना है, अभियान है, ये डाल देगा। पर कोशिश क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कि सरकार प्रवासी मजदूरों के पक्ष पे है। और विशेष तौर पे आपका जो बिहार का चुनाव है, इसीलिए बिहार के खगड़िया जिला से इसका उद्घाटन किया। तेलिहार गांव, बेलदार बेलदौर जो आपका ब्लॉक है, वहां से इसको शुरू किया। मोदी जी ने बड़ा भाषण दिया कि हम पहली बार, अब उनको एक तो दिक्कत है कि उनको पहला भी बनना है, पहली बार सारे काम करने हैं, इसलिए प्रवासी मजदूरों की स्कीम भी पहली बार, सबसे ज्यादा बजट भी पहली बार, सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा भी, उनको हर काम पहली बार करना है, उनसे पहले कोई हुआ ही नहीं है, तो इसलिए ये स्कीम भी लाई। पर जनता को फायदा कुछ नहीं होने वाला। आम जनता को जो पहले स्कीमों में रोजगार मिलता था वही इसमें मिलेगा। और हम प्रश्न तो ये पूछ रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या थी जब पहले से वहां पे मनरेगा था, आप उसके अंदर बढ़ा दीजिए ना। इसी बिहार के अंदर आपके पिछले समय के अंदर 12 लाख जो आपके मनरेगा वर्कर हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, उनको रोजगार नहीं मिला है। और आप ये बोल रहे कि उनको 125 दिन का काम इससे देंगे, पर मनरेगा के अंदर उनको काम नहीं दे रहे हैं। इस समय भारत के अंदर लगभग 2 करोड़ लोगों को डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, अप्लाई करने के बावजूद भी मनरेगा का काम नहीं दे रहे हैं, जो लगभग 28% है। तो ये दिखाने के लिए, जबकि आम जनता के लिए राहत नहीं है, सिर्फ दिखावा है। सरकार अभी तो सामान्य तौर पे चर्चा है कि सरकार ने ये बोल दिया है, ये तय हो गया है कि जनता के अंदर जो लोगों की प्रतिरोधन क्षमता है वो बीमारी से लड़ ले, और जिनकी नहीं है वो अपना हिसाब किताब देख ले। क्योंकि डॉक्टर्स नहीं है हॉस्पिटल्स के अंदर, दवाइयां नहीं है। अभी अभी जो वैक्सीन आ रही है वो अलग से लड़ाई है कि वो किसको पहुंचेगी। वो अमेरिका और इंग्लैंड पहले बोल रहे हैं कि हमें सबसे पहले मिलनी चाहिए, भारत जैसे देश के अंदर तो पत्नी कब पहुंचेगी। और नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से नहीं है, नया रोजगार नहीं मिलेगा, मनरेगा जैसे रोजगार के अंदर काम नहीं है। और दिखाने के लिए ये गरीब कल्याण का रोजगार अभियान लेके आ रहे हैं जहां पर आम इंसान को कुछ राहत नहीं मिलने वाली नहीं है। तो सरकार की जो पॉलिसी के लेवल के ऊपर है वो बिल्कुल वहां पे गायब है। हालांकि
इस संकट के समय का उपयोग वो अपने एजेंडा को आगे लेके जाने के लिए कर रहे हैं। उनको पता था ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, मतलब कि जो आवश्यक वस्तुओं का कानून है, जो बहुत पुराना कानून है आजादी के समय का, उसको अगर सामान्य परिस्थिति में बदलने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा भारत उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने कोरोना के समय कर दिया। पिछले कल सीएचयू के महासचिव बता रहे थे कि ये तय था कि कोड जो बिल है वो उसको संसद के अंदर आसानी से नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने देखा कि जहां पर पूरे भारत के अंदर दिल्ली की सड़कों को भी लाल किया, जो आपके राज्य के मुख्यालय थे उनको भी लाल किया, और जिला के मुख्यालयों को भी लाल किया। जब मजदूर सड़क पे उतरे वो नहीं हो पाना था, वो इस समय कर दिया। और लोग बदूर इस समय बदस्तूर जारी उनकी जो आपका रियायत है। मैं पहले बोल रहा था अंबानी के पूरे भारत के अंदर संपत्ति कम हो रही है, लेकिन अंबानी की संपत्ति इस समय भी बढ़ रही है। अब ये कौन सा सिद्धांत है, ये हमारी समझ से बाहर है। अगर परिवार गरीब होता तो सारा परिवार गरीब होता है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर एक जो इंसान है उसकी संपत्ति बढ़ती जाती है। अगर ये प्रतीक है, ये मानव निर्मित है। वो जो संकट को अवसर में बदलने का काम है, वो सरकार ने, जो मोदी जी ने एक नारा दिया था, वो इसके लिए नहीं थे कि वो आम जनता के लिए अवसर में बदलना है। वो अवसर है उनका जो साथी हैं, जो पूंजीपति और बड़ा जमींदार हैं, उनके लिए है। बड़ी तफसील से 2 दिन इसके ऊपर चर्चा हुई है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। पर ये जो आपका मिनिमम आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, ये केवल किसान से जुड़ा हुआ नहीं है। ये आम जनता और विशेष तौर पर खेत हर मजदूर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और जो आपका राशन का कम दाम है उसके ऊपर उसका जीवन निर्भर करता है। हमें याद है वो 70 और 80 की दशक की फिल्में, जब एक सूदखोर, एक बड़ा लाला, सामान्यतः जीवन को बताया जाता था उस जमीन के अंदर, जिसके पास गोदाम होता था, और उसके ऊपर पुलिस छापा मारती थी कि इससे ज्यादा गोदाम के अंदर नहीं रख सकता है वो स्टॉक, क्योंकि उससे रेट बढ़ जाता था। वो क्यों कर पाती थी? क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वहां पे था। पर अब वो लाला, जिसके पास तकनीक भी बड़ी हो गई है, गोदाम भी बड़ा हो गया है, उसको फ्रीडम है कि वो जितना मर्जी उसके अंदर रख सकता है, जिससे कीमतें भी बढ़ने की फ्रीडम मिल गई है कि उनकी कीमतें भी बढ़ेगी। ये जब डीजल और पेट्रोल का देख रहे हैं, रोल नहीं कर, क्योंकि आपका उसके अंदर शेप नहीं है। वैसे कमोडिटी के बाद होगा, तो आप कल्पना कीजिए कि जब मजबूर हो जाएगा ग्रामीण कि वो जो राशन का उसको दाम और लाला पारी और जो उद्योगपति है वो तय कर रहा है, उसी के ऊपर उसको खरीदना पड़ेगा, सरकार का नहीं रहेगा, तो कितने लोग खरीद पाएंगे? अगर वैसे भी हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है, तो क्या वो और ज्यादा कुपोषित नहीं होगा? ये इम्पैक्ट, ये प्रभाव हमारे खेत मजदूर के ऊपर पड़ने वाला है। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रहेगा, किसान को उसके गेहूं का, उसके धान का न्यूनतम समर्थन नहीं मिलेगा, तो मेरा खेत मजदूर साथी ये नहीं सोच सकता कि उसकी जो मजदूरी का दाम है वो उसको उपयुक्त मिल पाएगा। तो हम लड़ेंगे सीमांत किसान से, हम लड़ेंगे मध्यम वर्गीय किसान से, मध्यम किसान है, मझोले किसान से, पर उसकी तो जेब के अंदर पैसा ही नहीं होगा, तो वो कहाँ में आपस में लड़ाई होगी। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, ये जो पॉलिसी के इम्पैक्ट है। हम अप्रैल महीने से लगातार बोल रहे हैं कि कोरोना और लॉकडाउन का जो प्रभाव है, और सिर्फ लॉकडाउन और कोरोना के समय नहीं है, ये इसके बाद भी रहेगा और अभी भी है। अब और देखेगा, जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी। सरकार बोल रही है कि सरकारी मंडी की जरूरत नहीं है, वो सीधा जाके आड़ती, सीधा जाके लाला खेत से खरीदेगा, किसान को तो कम दाम मिलेगा ही, क्योंकि खरीदने वाला वो अकेला ही होगा, उसको तो कम दाम मिलेगा ही। पर जब सरकार खरीदेगी ही नहीं, तो डिपो के अंदर राशन हमें कहाँ से देगी? ये हमें आने वाले समय के अंदर देखेंगे। आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे कि सरकार जब बोल रही है कि वो सरकारी खर्चे उसको कम करने पड़ेंगे, तो वो बोलेगी
एक बहुत बड़ा हमला बिहार जैसे राज्य के खेत मजदूर आम इंसान के जीवन से जुड़ा है और वो है रेल का। मैं कल अपने साथियों से चर्चा कर रहा था कि मीटिंग करनी है हमने राज्य की, तो बोले थे कि अभी तो ट्रेन जो है लोकल जो है वो नहीं चल रही है, ट्रेन जो चल रही है वो सिर्फ ट्रेन चल रही है। तो हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल जो हमारा खेत मजदूर है वो अपने गांव के अंदर ही रह गया है, वो जिला मुख्यालय तक भी नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि बस नहीं है, ट्रेन नहीं है। बस तो वैसे भी कम प्रयोग करते हैं हम लोग, किराया ज्यादा है, पर वो जो ट्रेन के अंदर जिसको हम बोलते हैं जनरल डिब्बे, सामान्य श्रेणी के जो डिब्बे हैं, वो हमारे जीवन का एक बड़ा मुख्य हिस्सा है। पर जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, तो उसके उनकी जब वो ट्रेन चलाएंगे तो उनका जो पहला टारगेट होगा वो आम जनता का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, वो लाभ होगा। तो वो जनरल क्लास के डिब्बे नहीं उसके अंदर दिखेंगे, वो ऐसे ही दिखेंगे, वो वही दिखेंगे जहां से वो मुनाफा कमा सकता है। वो हमारे जीवन के अंदर बहुत प्रभाव डालने वाला है, ये हमें समझने की जरूरत है आने वाले समय के अंदर। इस समय के अंदर मजदूर को, खेत मजदूर को, ग्रामीण भारत के अंदर जो आम जनता है, हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हमारे पे जिनकी जिम्मेवारी थी कि हमारे लिए नीति बनाते, हमारे लिए नीचे व्यवस्था करते, जब वो हमारे लिए काम ना करके अपने वर्ग के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है, तो हमारे पास भी मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं मोदी जी की उसको कि उन हमारे पास भी आत्मनिर्भर बनने के सिवाय कोई नहीं है। आत्मनिर्भर का मतलब और हमें भी बिना संघर्ष के ये जो नीति हम नहीं कर पाएंगे। बिना संघर्ष के ये जो जनता के पक्ष में नीति को तब्दील करना वो हम नहीं कर पाएंगे। और पूरे विश्व के अनुभव हमारे पास हैं। ये सही बात है कि जो आने वाला समय है वो समय 22 मार्च 2020 से पहले वाले समय के बराबर का नहीं होगा, अलग होगा। अलग होगा। पूरे विश्व के अंदर चर्चा होती थी, भारत छोड़िए आप, अमेरिका, फ्रांस, ये जो राज्य होते थे वहां पर सरकार का कोई काम नहीं होना चाहिए, सरकार होनी नहीं चाहिए। ये जो बोलते हैं ना कि मिनिमम गवर्नेंस, जो हमारे मोदी जी भी बोलते हैं, वहां भी यही बोलते थे, सरकार क्यों चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल नहीं चाहिए, लेबर लॉ नहीं चाहिए। उन देशों के अंदर भी आज की डेट के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका सरकारीकरण कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी सीधा जो हम मांग कर रहे हैं कि लोगों की जेब के अंदर पैसा देना चाहिए, उनको आर्थिक मदद देनी चाहिए, वहां पर लोगों को आपको ग्रांट्स दी जा रही है, उनको पैसा दिया जा रहा है, उनकी जेब के अंदर डाला जा रहा है। तो ये जो नव उदारवाद जो अपने आप में एक अपर्यायी हो गया था कि इसका विकल्प नहीं हो सकता, एक चर्चा छुड़ गई है पूरे विश्व के अंदर कि सरकार को कल्याणकारी राज्य को मजबूत करना पड़ेगा, और पूरे बड़े सारे देशों के अंदर ये हो भी रहा है कि असमानता जो है, क्योंकि विकराल रूप दिखा दिया ना इस सिस्टम का, इस संकट ने। संकट ही टेस्ट करता है कि कोई सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इस सिस्टम का जो भयावह रूप था, जो हमारी मीडिया नहीं दिखाता था, मीडिया बोलता था कि बड़ा ही मानवीय रूप है, उसने बता दिया कि कैसे इंसान को इंसान नहीं समझता है, उसकी जीवन का कोई कीमत नहीं है इस व्यवस्था के अंदर। तो अब एक विकल्प हमारी बड़ी मजबूत उसी नवउदारवाद नीति को लेके जा रही है, बड़ी मजबूती के साथ। और अगर भी उस नीति के खिलाफ कोई बात करता है तो उसको बिल्कुल बड़ी कठोरता के साथ उस बात को रोकने की कोशिश करती है। उदाहरण के लिए ये जो अनीति आयोग है, नीति आयोग जिसको मैं अनीति आयोग बोलता हूँ, वहां पर एक मीटिंग के अंदर कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने प्रपोजल दिया कि कोरोना का समय है, संकट का समय है, तो भारत के अंदर वेल्थ टैक्स होना चाहिए। ये जो जिन लोगों की अथाह संपत्ति है, ये संपत्ति ऐसे ही पड़ी है, उसके ऊपर टैक्स होना चाहिए, ताकि हम अपने स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए, अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए पैसा अर्जित कर पाए, उसके लिए पैसा निकाल पाए। वो सिर्फ सुझाव दिए कि इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। उन अफसरों को अगले ही दिन सरकार ने चेंज कर दिया, ये बोलकर कि ये अफसर अपने जो जूनियर्स हैं उनको भड़का रहे हैं।
कितनी मजबूती के साथ उनके पक्ष में खड़ा है हमारा जो सरकार है, हमारे जो सो कॉल गरीबों के हितैषी नरेंद्र मोदी जी है, कितनी मजबूती के साथ अदानी और अंबानी के साथ खड़े हैं। इसी दौरान ये जब हम लड़ रहे थे कोरोना से, उस समय हमारे बैंकों के कर्जे उनके माफ किए उन उद्योगपतियों के। और अब क्या बोल रहे हैं कि बैंकों को मर्ज करके केवल 5 सरकारी बैंक बचेंगे, बाकी बैंक खत्म हो जाएंगे, ताकि कोई प्राइवेट बैंक आ पाए। बीएसएनएल खत्म हो जाएगा ताकि जियो और ज्यादा मजबूत हो पाए। इसके ऊपर डिटेल आप लोग चर्चा कर चुके हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब हमारा राज करने वाले लोग हैं, और विडंबना कि लोकतंत्र के अंदर अपने वोट से जिन्हें भेजा है, जो है जो जिसे वो फंड लेता है चुनाव के अंदर, तो हमें भी अपने साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमें अपने पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा और मजबूती के साथ डट के हमें खड़ा होना पड़ेगा। और एक उम्मीद ये निकलती है कि लॉकडाउन के दौरान जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब सरकार ने हमारे दिमाग के अंदर डाल दिया था कि घर से बाहर नहीं निकलना, जब 10,000 से भी कम केस थे और आज 7 लाख हैं, तो सरकार बोल रही है कि अपनी मर्जी से कुछ भी करो। उस समय के अंदर भी मजदूर ने अपने समझ के साथ, भारत के मजदूर ने, किसान ने, खेतीहर मजदूर ने अपनी समझ से पता कर लिया था कि आने वाला समय आसान नहीं है, इसलिए हमें अभी से आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो अपने घर के अंदर अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ उसने पहला आंदोलन किया अपना अप्रैल मई महीने के अंदर। अभी 4 जून को हमारे खेत मजदूर यूनियन ने पूरे भारत के अंदर एक कॉल दी थी, जो लगभग 222 जिलों के अंदर 17,500 से ज्यादा जगह पर वो हम लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके अंदर लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वो क्या है अपने आप में, वो लोगों का गुस्सा है, वो लोगों का जो गुस्सा है, रोष है, वो बाहर निकल कर आ रहा है, जो उनकी चिंताएं हैं वो बाहर निकल कर आ रहा है। ऐसी जगह पर हुआ जहां पर हम लोग नहीं थे, हमारे संगठन नहीं थे, वहां पर भी उनका गुस्सा निकल कर आ रहा है। अब ये हमारी जिम्मेवारी है कि किस तरह से, जिस तरह से शत्रु एकता के साथ इकट्ठा है, हमें भी मजदूर चाहे वो फैक्ट्री के अंदर है, मजदूर चाहे वो ट्रेन के डिब्बे के अंदर है, मजदूर चाहे वो बीएसएनएल के ऑफिस के अंदर है, किसान चाहे वो खुला है, काम करता है, चाहे फार्म के ऊपर काम करता है, इकट्ठे होकर ये जो तमाम नीतियां हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, अब तो जीने की लड़ाई है, उसके लिए हमें इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। सिर्फ लड़ना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए तय किया कि नीचे जनता के अंदर जाके बताना भी पड़ेगा। जुलाई के अंदर एक बड़ा कैंपेन इन तीनों संगठन, किसानों के, खेत मजदूर और मजदूर CI2 के संगठनों ने तय करके बताया। क्योंकि दिन भर अभी भी काम करके जब रात को हम जाते हैं, तो आज से 15 दिन पहले जब टीवी लगाते थे, तो ऐसा लगता था कि चीन के साथ तो लड़ाई हो गई है। वो कुछ टीवी चैनलों के तो न्यूज एंकर लद्दाख के अंदर बैठ गए थे, जैसे पता नहीं गन लेके वो तैयार हैं, और रोज रात को सोते थे तो ऐसा लगता था कि सुबह तो लड़ाई पक्का हो जाएगी, लड़ाई तो तय है, लड़ाई को कोई रोक नहीं सकता है, लड़ाई होने ही वाली है। तो अच्छा हो, समझ सरकार की सही थी, इंटरवेंशन सही किया उसके अंदर, पर इतने में जो पूरे लॉकडाउन के दौरान लोग मरे, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की, मेरे प्रवासी मजदूरों ने आत्महत्या की, उसकी खबर तो मीडिया में नहीं हुई, पर एक जो दुखद घटना सुशांत राजपूत जैसे एक्टर की आत्महत्या हुई, तो पूरा ऐसा लगा कि भारत युद्ध से निकलकर पूरे का पूरा भारत इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बन गया है। कि वो देख रहा था कि किसने किया, कैसे किया, सुसाइड नोट क्या है, क्या नहीं है, किसने उसके करियर के ऊपर प्रभाव डाला। ऐसा हफ्ता भर चलता रहा, उसके बाद फिर एक नई घटना हुई और पूरे का पूरा बीजेपी के बनते थे और जब अब साम्राज्य
उनका साम्राज्य था, उनका इस पे पहुंच गया और खाकी वर्दी के ऊपर उन्होंने गोली बरसाई, तो मीडिया भी वही करने लग गया। किस तरह से ये न्याय हो गया है राम राज्य के अंदर, एक राक्षस का वध कर दिया गया है। कानून नहीं है, कानून तो कहीं है ही नहीं बीच में, तो पूरा भारत भी उसको एंजॉय करने लग गया। बीच में कमल खिलने लग गया रेगिस्तान के अंदर, वो पायलट साहब, और आज जो आपके पिछले कल आपके रिपोर्टर की एक जो हत्या कर दी है एक बार फिर। तो हम ये बोल रहे हैं कि आम जनता को, आम जनता के मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए ना हमारा टीवी और ना सरकार को मौका दे रही है, वो चेंज कर रही है। युद्ध से लेके न्याय, अलग अलग वहां पे चर्चाएं शुरू हो रही है, और अभी मंदिर भी आ गया है दोबारा बनाने के लिए। तो हमें तय करना है कि हम अपना मुद्दा फोकस के अंदर लाएंगे, हम लाएंगे उसको मुख्य धारा के अंदर, और उसके लिए हमारे पास एकमात्र हथियार है, वो है सड़क, वो है खेत, वो है आंदोलन। सड़क पे उतरना पड़ेगा। इसीलिए इस मकसद को लेके सीपीआईएम बिहार में ये 3 प्रयास है। इस समय जब हम मजदूर जो है, मजदूर जो तकनीक पैदा करता है, मजदूर जो टेक्नोलॉजी बनाता है, किसी साइंटिस्ट अकेले में नहीं होता है, उससे पहले का जो ज्ञान है वो मजदूर की मेहनत का ही एक परिणाम है। उस मजदूर को भी, किसान को भी तकनीक का प्रयोग अपने पक्ष के लिए करना चाहिए। बड़ा सराहनीय कदम सीपीआईएम का है कि इस कैंपेन को लेके जाए। हमने इसलिए तय किया था कि जून जुलाई जनता नहीं, जीवन से मुझे खाना, 10 किलो अनाज, तेल, दाल, अलग अलग एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो मुझे चाहिए। के लिए मैं कोई खैरात नहीं मांग रहा हूं। मोदी जी घर से पैसे नहीं लाएंगे, हमारी टैक्स का पैसा है वो हम तय करेंगे, हमारे लिए मिलेगा। वो किसी के एमपी के लिए नहीं है, किसी अदानी की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए नहीं है, उसकी जो मुंबई 23 मंजिला इमारत है उसके ऊपर एक मंजिल बढ़ाने के लिए नहीं है। उसका पहला मकसद है कि हम भारत की जनता भूखी नहीं रहेगी, उसको खाना मिलेगा, और ये हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। ये दूसरा कि ये जो पिछले 4 महीने संकट के हैं और आगे पता नहीं कितना संकट का समय रहेगा, तो 7500 रुपए, 7500 रुपया जो लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि वो नॉन टैक्सेबल स्लैब में आते हैं। तमाम चीजें जो खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं, पर उसका मतलब यह है कि जिनकी आय नहीं है, उतनी आय नहीं है जिनकी, उनको सबको 6 महीने के लिए 7500 रुपीज देने पड़ेंगे, ताकि वो अपना जीवन भी गुजार पाए और आपकी आर्थिकी को भी रिवाइव कर पाए। ये कुछ नहीं होने वाला। ये जो दिल्ली के अंदर 20,000 करोड़ का आप एक नया संसद का प्रस्ताव दे रहे हो, इससे कोई जीवन नहीं बचने वाला। ये बता दिया कि जो गुजरात के अंदर आपने लौह पुरुष की इतनी बड़ी मूर्ति बनाई, उससे उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं पड़ा। एक भी कोरोना के मरीज को उस मूर्ति ने ठीक नहीं किया, एक भी भूखे को उस मूर्ति ने खाना नहीं खिलाया। पीडीएस ने खिलाया, सरकारी हॉस्पिटल ने खिलाया। इसलिए मुझे पैसा चाहिए, इन चीजों के ऊपर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये 2 चीजें में और अंत के अंदर उनका वो जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, जो 200 साल की आजादी की लड़ाई और 70 साल उसके बाद उस संविधान को बचाने के लिए, उसको निखारने के लिए, कल्याणकारी राज्य को मजबूत करने के लिए जो हमने नीतियां बनाई थी, और आप 4 महीने के अंदर एक झटके से उन सारी को खत्म कर रहे हैं, वो देश के साथ गद्दारी नहीं चलेगी जो आपने उस समय की थी। क्योंकि आपकी आदत है, जब हम आजाद हो रहे थे तब भी आपने की थी, और अभी आपको मौका मिला है, आप अब भी कर रहे हो हमारी आजादी। क्योंकि अगर भूखा रहेगा देश का इंसान तो वो आजादी कैसी? अगर भुखमरी से मरेगा तो वो आजाद नहीं है, वो भुखमरी का गुलाम है। और वही आज आपकी डेट में कर रहे हैं, जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं, चाहे वो मजदूर का हक है हड़ताल का,
मजदूर का हक है 8 घंटे काम करने का, किसान का हक है एमएसपी का, किसान का हक है सरकारी प्रोक्योरमेंट का। आपकी जो जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं जो हमारे खून पसीने की मेहनत से बने हैं, आपके हित के लिए हम उनको बेचने नहीं देंगे। इन नीतियों को आप रोकिए। इसके लिए पूरे भारत के अंदर हम अगले कल ब्लॉक लेवल के ऊपर बड़े स्तर पे आम जनता को लामबंद करते हुए आंदोलन करेंगे। एक चीज मैं ईमानदारी से यहाँ बोलना चाहूंगा, जितने लोग निकल कर आ रहे हैं ये केवल वामपंथी संगठनों के आंदोलन लोग नहीं है, उससे भी बाहर के लोग निकल कर आ रहे हैं। हमारी ताकत तो सीमित है भारत के अंदर, पर बहुत सारे लोग निकल कर आ रहे हैं क्योंकि गुस्सा है उनके अंदर। और आने वाले अगस्त के अंदर 9 तारीख को एक बड़ी लड़ाई, क्योंकि अप्रत्याशित पूरे भारत के अंदर हम देखेंगे कि आपकी आप तो लोगों को, बूढ़ों को, मरीजों को आप बेल नहीं दे रहे हैं जो आपके खिलाफ बोलते थे, तो पूरे का पूरा भारत देखेगा कि कितने लोगों को आप जेल के अंदर रख सकते हैं। क्योंकि हमें पता है जेल के अंदर जाने का भारत की जनता का इतिहास है। इनका तो एक गया था, माफी मांग मांग के वापिस आया, तो हमें तय है कि इनके पास वो भी अनुभव नहीं है। तो हम एक बार फिर उस दिन को याद करते हुए और ये भी दिलाते हुए कि वो दिन भारत की जनता का है, और ये जो आज की डेट में जिनको राज करने का मौका मिला है वो उनका दिन नहीं है। उस दिन हम उनको ये भी याद दिलाएंगे कि आपके बिना हमने भारत को आजाद करवाया था, और अब आपके बिना इस जो संकट है इससे भी भारत को उभारेंगे, और आने वाला भारत जो है वो आम जनता का, मजदूर का, किसान का, खेती हर मजदूर का भारत होगा, अंदानी अंबानी का भारत नहीं होगा। इसलिए वो दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अंत के अंदर मैं यही अपील इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों से करना चाहता हूं कि ये अप्रत्याशित समय है, पूरे समाज के जो तबके हैं इकट्ठे होने की जरूरत है। हम किसी किताब पढ़कर वो ज्ञान नहीं आएगा। पिछले 4 महीनों के हमारे अनुभव ने, हमारी भूख ने, हमारी संकट ने हमें ये बताया है कि एकमात्र लड़ाई है संघर्ष, एकमात्र माध्यम है, एकमात्र विकल्प है संघर्ष। उसके अंदर हम लोग जाएंगे और अपने जीवन की इबारत, आने वाले भारत की इबारत हम लोग अपने संघर्ष से लड़ेंगे, बनाएंगे, लिखेंगे। बहुत सारा धन्यवाद आप लोगों का। निशांत।